देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उत्तर बंगाल बल्कि पूरे राज्य की जिम्मेदारी राजू बिष्ट पे सौंपी है और राजू बिष्ट साहब बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगातार उत्तर बंगाल के गांव-गांव में जाकर राजू बिष्ट साहब प्रचार में जुटे हुए हैं। कल पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि 4 दशक में यह पहला ऐसा चुनाव है जहां पर छिटपुट कई घटनाओं को छोड़कर चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा और चुनाव प्रतिशत की बात करें तो 80% से भी ज्यादा चुनाव हुए हैं। राजू साहब, ये पहले चरण में जो 80% से जो ज्यादा जो मतदान हुआ है, क्या संकेत है इस बार, क्या लग रहा है? संकेत स्पष्ट है कि 2 मई को जब गिनती होगी, दीदी का जाना तय है और इसका एक संकेत ये भी है कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। खास करके महिला और युवाओं ने जो बढ़ चढ़कर मतदान किया है, मुझे लगता है ये एक बहुत सुनहरा अवसर पश्चिम बंगाल के लिए आ रहा है। और जहां तक मैं बात करूं टीएमसी की, 34 साल तक जो है टीएमसी ने और सीपीएम ने मिलकर के, पहले 34 साल सीपीएम ने लूटा और पिछले 10 साल टीएमसी ने पीटा और इससे जो है पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है। उनको ठगा गया है, उनको लूटा गया, उनको पीटा गया है। अब पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। नेतृत्व भाजपा एक ऐसा विकल्प है जो विकास के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल की गरिमा है उसको भी सर्वोच्च स्थान तक ले जाने की क्षमता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रखती है। कल हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस ने 146 शिकायतें दर्ज करवाई है। कल चुनाव आयुक्त में कुल जो शिकायत दर्ज हुई है वो 322 है और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयुक्त जो है निष्पक्ष रूप से काम कर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक संकेत है कि टीएमसी अपनी हार मान चुकी है और कभी उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं होता, कभी चुनाव आयोग पे उनको भरोसा नहीं होता, कभी भारत सरकार पे नहीं होता। सो ये सब उनकी जो बौखलाहट है ये स्पष्ट दिखाती है कि टीएमसी अपनी हार मान चुकी है और गृह मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि 200 से पार, और ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से 200 के आंकड़े को पार करेगी और टीएमसी जो है 100 के आंकड़े से नीचे रहेगी। राजू जी, ये पहला मौका है राज्य की राजनीति में, हमने देखा कि चुनाव में जो लोकल मुद्दे होने चाहिए, चुनावी जो मुद्दे होने चाहिए वो पूरी तरह से गायब हैं। और तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, तो अभी बयानबाजी का दौर बहुत चल रहा है और जिस तरह से अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या लगता है राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जनता भी देख रही है? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। एक तो आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी, देखिए टीएमसी 10 साल तक शासन करने के बाद आज विकास के मुद्दे पे चुनाव न लड़के व्हीलचेयर पे उतर आई है और ममता बनर्जी जी को चोट लगी, हमें भी उसकी संवेदनाएं हैं, हम चाहते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन आप देखिए इस सूबे में सरकार आपकी, प्रशासन आपका, सिक्योरिटी आपकी, गाड़ी आपका, ड्राइवर आपका, खंबा आपका, पैर आपका, उसके बावजूद भी आप जो है निशाना बीजेपी पे लगाते हैं। सो ये जो नौटंकी है पश्चिम बंगाल की जनता समझती है, बार बार नौटंकी नहीं चलती। और जहां तक मुद्दों का विषय है, आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जनता के समक्ष रखा है। मैं विशेष करके नॉर्थ बंगाल की बात करता हूं और सिलीगुड़ी की बात करता हूं। टीएमसी के मैनिफेस्टो में सिलीगुड़ी पूरी तरह गायब है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में नॉर्थ बंगाल को बहुत प्रमुखता से रखा गया है। आप देखिए, चाहे बंगाल की बात हो, नॉर्थ बंगाल की बात हो, उन सब मुद्दों को उसमें स्थान दिया गया है। चाहे पहले कैबिनेट में 7 पे कमीशन को लागू करना, इतना ही नहीं उसके साथ साथ सीए कानून को लागू करना,
आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड को हम लागू करेंगे। पहले कैबिनेट के अंदर में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर 72 लाख से ज्यादा किसानों को 18,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण, 9 बटालियन और 3 जो है महिला रिजर्व बटालियन यानी 12 बटालियन महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। केजी से लेकर पीजी तक की महिलाओं को जो है फ्री में उनको शिक्षा दी जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में महिलाओं को फ्री में जो है यात्रा वो कर सकेंगे। से लेकर के नॉर्थ बंगाल बनेगा, टूरिस्ट सर्किट बनेगा, सिलीगुड़ी के अंदर में आईटी पार्क बनेगा, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा। इतना ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र जो है चाय बागान से घिरा हुआ है। चाय बागान, सिंकोना बागान में काम करने वाले श्रमिकों को 350 रुपए मिनिमम वेज देगा। इतना ही नहीं, चाय बागान, सिंकोना बागान, बन बस्ती और डीआई फंड में रहने वाले जो हमारे लोग हो उनको पर्जा पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने एक हिसाब से पूरे नॉर्थ बंगाल के हमारे जितने भी लोगों के मुद्दे थे, चाहे वो पीने का पानी की समस्या हो, चाहे जो है सड़क के अंदर में ट्रैफिक की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, एयर पोल्यूशन की समस्या हो, हमारी नदियों की समस्या हो, इन सब मुद्दों को बहुत प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया है। उन्हीं मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा 7 साल में वो किया है और हम सब लोग पश्चिम बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हैं। राजू जी ने कहा कि उनके संकल्प पत्र में जो भी वादे राज्य की जनता से किया गया है वो सरकार में आने के बाद अवश्य ही पूरा करेंगे। हमारा सवाल, दूसरा सवाल ये है राजू जी कि राज्य की राजनीति में यह पहला मौका है जब जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और ये संकेत बहुत अच्छा संकेत नहीं है राज्य के लिए। क्या कहना चाहिए? टीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से देश के अंदर में सत्ता में है। और आप देखिए टीएमसी दूसरी तरफ खुलेआम मीडिया में, सोशल मीडिया में यह प्रवचन देती है कि हमारे पास 30% फिक्स डिपॉजिट है, यानी एक हिसाब से गैर कानूनी है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, यानी हम अपने परिवार के लोगों का भी अधिकार नहीं छीन सकते, अपना मतदान करेंगे। लेकिन ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति पहले सीपीएम करती थी और आज जो है टीएमसी करती है और कहीं ना कहीं हम वो 70% लोगों को आहत पहुंचाने का काम भी आज कर रहे हैं। मैं ऐसी राजनीति पे विश्वास नहीं करता। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को हम मानते हैं। और ये ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो टीएमसी ने की है उसको बहुत महंगी पड़ने वाली है। और अगर मैं बात करूं हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों का, आज वो भी टीएमसी के साथ नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार आज उस समाज, उस वर्ग के साथ टीएमसी ने किया है। हम आपको बता दें कि भाजपा 70% की बात कर रही है और तृणमूल कांग्रेस 30% की, और 70 और 30 की जो बात हो रही है इस पर पूरे राज्य की जनता की नजर है और हमें 2 मई तक इसके लिए इंतजार करना होगा। आगे मैं बढ़ता हूं। राजू जी, ममता बनर्जी बार बार कह रहे हैं कि हम बाहरी व्यक्ति को किसी भी हाल में बंगाल की सत्ता में जो हम आने नहीं देंगे। तो ये बाहर और भीतर का जो ये मामला है कहां तक उचित है, क्या लगता है आपको? टीएमसी की मूर्खता है और टीएमसी के नेता, यहां तक कि उनकी मुख्यमंत्री भारत के संविधान नहीं मानती, नहीं पढ़ती। सो एक बात तो यह दर्शाता है। दूसरा, आप देखिए बड़े मजेदार बात कि हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बाहरी बता रहे हैं और जो बांग्लादेश की जनता को, जो चाय बागान बंद हो रहे हैं, जो सिंकोना बागान के अंदर में लगभग सारा काम ठप हो गया है और हाईवे के दोनों तरफ से लेकर के नदियों के दोनों तरफ
ये जो खाली जमीनी पड़ी हुई है, आज टीएमसी वोट बैंक के खातिर बांग्लादेश से घुसपैठी और रोहिंग्यास को ला करके बसाने का काम कर रही है। और इसके कारण नॉर्थ बंगाल में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप सिलीगुड़ी के अंदर में देखिए, इतना ड्रग का सेवन हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। मुझे लगता है इन सबको हमने ध्यान में रखना चाहिए और सिर्फ वोट बैंक के खातिर पश्चिम बंगाल को नष्ट करने का काम टीएमसी सरकार और कुछ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वो झारखंड के मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और दूसरे प्रदेशों को लोगों को बुलाते हैं, उनको वो बाहरी नहीं मानते। सो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इनकी ये बौखलाहट है। अब इनका जाने का समय आ गया है, ज्यादा बोल के भी कोई फायदा नहीं। वैसे भी 2 मई दीदी गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल के हर नागरिक के अपने सपने पूरे होंगे। इस चुनाव में राजवंश, आदिवासी और मतुआ जो संप्रदाय है उनको बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है और उत्तर बंगाल की राजनीति में राजवंशी और आदिवासियों की बहुत अहम भूमिका है। इसके बारे में भाजपा क्या सोचती है, ये हम जानना चाहेंगे राजू जी से। देखिए, चाहे राजवंशी हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, कोच, मेचे, टोटो, राबा, हिंदी भाषी, हमारे बिहारी समाज के भाई बहन, हमारे बंगला भाषी, मुस्लिम समाज के लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोग, चाय बगान से जुड़े हुए लोग, हम सब एक हैं। मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग धर्म, समाज को बांट करके राजनीति नहीं करती, लेकिन ये टीएमसी है जो बार बार हमें बांटने का काम करती है। आप देखिए, जब उनको ये पता लगा कि गोरखा टीएमसी को वोट नहीं दे रहा है, तो गोरखाओं के 16 अलग अलग बोर्ड बना करके उनको विभाजित करने का काम षड्यंत्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी हारी, उनको मुक्का खाना पड़ा। चालाकी कर दे, ये इनका कारनामा सफल नहीं होगा। रही बात नॉर्थ बंगाल में जो भी लोग रहते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके विकास के लिए, उनकी भाषा को प्रमोट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लेकर के, उनके विकास को लेकर के हम सशक्त हैं और ये साफ हमने अपने संकल्प पत्र में भी दर्शाया है। इस चुनाव में पहाड़ पर लोगों की नजर टिकी हुई है। पहाड़ पर क्या राजनीतिक समीकरण होगा, क्योंकि बिमल गुरुंग ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, विनय तामांग गुट ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जीएनएफ ने कैंडिडेट वापस ले लिया है, बीजेपी चुनाव लड़ रही। क्या समीकरण बनेगा पहाड़ का इस बार, क्या लगता है? देखिए, बिमल गुरुंग जी ने टीएमसी को समर्थन दिया है। डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी को, नेता को अपना साथी चुनने का अधिकार है, ये उनका अधिकार है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। और बाकी जितने भी हमारे अलायंस पार्टी के साथी हैं, सब मैं लगातार उनके टच में हूं। जीएनएलएफ हमारे साथ हैं और बाकी मुझे लगता है सीपीआरएम, सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे साथियों का जो गठबंधन है, वो मुद्दों को लेकर के है, वो स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर के है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उसको, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं। और पहाड़ के अंदर में तीनों सीट पे बीजेपी के सिंबल पे 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तीनों जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। उसका एक ही कारण है, गोरखा मर जाएगा लेकिन टीएमसी को वोट नहीं देगा। जिस टीएमसी ने हमारे 11 गोरखा भाई बहनों को बीच चौराहे पे गोली से उनको मारा, उनकी स्थिति की, जो परिवार शहीद हुए हैं, वो कभी जो है टीएमसी को साथ नहीं देंगे। और आप देखिए, आज से नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार पश्चिम बंगाल में रही, उसने एक सौतेला व्यवहार गोरखाओं के प्रति किया है, पहाड़ के प्रति किया है, उसको मैं होने नहीं दूंगा। और पूरा गोरखा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। दुख के समय में भी मोदी जी दिल्ली रहते हुए पहाड़ की गरीब जनता की उन्होंने चिंता की है और जो है गोरखा मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और गोरखा से जो वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे। 80 के दशक से जो है पहाड़ की मांग रही है, एक इमोशनल इश्यूज है, अलग गोरखा राज्य, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्पष्ट अपना इसके प्रति मत रखा है और 2019 के संकल्प पत्र में हमने कहा था कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी स्थायी राजनीतिक समाधान करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और इसी तरह से गोरखाओं में 11
जनजातियां जो छूटी हुई है एसटी से, उसको भी हम इंक्लूड करने का काम करेंगे। ये दोनों विषय संकल्प पत्र में हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के संकल्प पत्र में भी इन दोनों विषय का जिक्र हुआ है कि केंद्र के साथ मिलकर के इसका समाधान हम जल्द से जल्द करेंगे और स्थायी समाधान भी होगा और 11 जनजाति जो छूटे हुए उनको एसटी का दर्जा भी मिलेगा। और जो है आज तक बहुत सारे लोगों ने सिर्फ जो है गोरखाओं के और जो देश के जो जटिल से जटिल समस्याएं थे उसका समाधान हुआ है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा वो स्थायी होगा, वो भारत के संविधान से होगा, वो संसद भवन में पास होने के बाद होगा, इतना मुझे पता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं समस्त गोरखा वासियों को, हमारे भाई बहनों को, देखिए हमको किसी तरह के टीएमसी के लालच में नहीं फंसना है। हमेशा इन्होंने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया है। अगर ये हमारे प्रति ईमानदार होते तो आज स्टेट के पास पर्चा पट्टा देने का अधिकार था, ये दे देते। ये जानबूझ के हमारे साथ एक खिलवाड़ करते हैं कि गोरखाओं की संख्या कम हो और गोरखाओं को हम जो है दार्जिलिंग पहाड़ से भगाए। ये षड्यंत्र कभी हम कामयाब होने नहीं देंगे। जैसा कि राजू जी ने कहा कि संविधान के तहत जो है पहाड़ की समस्या का स्थायी समाधान भाजपा करेगी। हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में 54 विधानसभा की सीट है और चौथे चरण से उत्तर बंगाल में मतदान शुरू हो जाएगा। राजू जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर बंगाल को लेकर। हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल के कुल 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था और विधानसभा की अधिकांश सीटों में भाजपा आगे चल रही थी। इस बार ध्रुवीकरण क्या होगा राजू जी? जो कांग्रेस के वोट हैं, सीपीएम के वोट है, 50 से ज्यादा सीटें नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 2019 में भी स्पष्ट हो गया था। 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई थी। एक सीट कुछ कम वोटों से हम पिछड़ गए थे, वो कांग्रेस के पास गई थी। टीएमसी पूरी तरह नॉर्थ बंगाल में साफ थी, इस बार भी पूरी तरह साफ होगी। राजू जी सिर्फ दार्जिलिंग के सांसद ही नहीं है, उत्तर बंगाल के जमाई भी हैं और हम आपको बता दें कि राजू जो नॉर्थ बंगाल के इश्यूज के ऊपर में काम करेगी। आज जो यहाँ डेवलपमेंट बोर्ड है, एनबीडीडी, ये सब पता नहीं एसजीडी, पता नहीं कितने तरह के जो है इन्होंने झुंझुना पकड़ा रखा है, लेकिन वो सब सिस्टम बेकार है, थर्ड क्लास है, डस्टबिन में डालने वाला सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगी जो हमारे पूरे नॉर्थ बंगाल की विकास को लेकर के काम करेगी। देखिए नॉर्थ बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत क्षमताएं हैं, हमारे युवाओं में बहुत ताकत है, हमारे इस क्षेत्र में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसका सिर्फ शोषण हुआ है। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में जिसकी भी सरकार रही, नॉर्थ बंगाल को उसने लूटा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नॉर्थ बंगाल को जो रिसोर्सेस है वो नॉर्थ बंगाल के काम आएगा। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नॉर्थ बंगाल को चमकाने का काम करेंगे और नॉर्थ बंगाल की उन्नति होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल से ही होकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जुड़ती है। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे ईस्ट इंडिया को प्राथमिकता दी है, मुझे लगता है उस प्राथमिकता के कारण नॉर्थ बंगाल का उज्जवल भविष्य भी बिल्कुल स्पष्ट और तय है। राजू जी का मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है बंगाल में भाजपा की सरकार बननी निश्चित है और सरकार में आने के बाद में उत्तर बंगाल का विकास करना उनका एकमात्र लक्ष्य है, जहां पर उद्योग लगाए जाएंगे, विकास किए जाएंगे, पर्यटन से भी जुड़े जो विकास कार्य वो भी किया जाएगा और जो युवक है उनको रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव समय।